हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी नागरिक शास्त्र में पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी। और इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सत्ता की। सत्ता क्या है? तो बच्चों, वह शक्ति जो अधिकार, बल या सामर्थ्य का उपभोग करके अपना काम करती, वह क्या कहलाती है? सत्ता। ठीक, यानी वह शक्ति जो अधिकार, बल या सामर्थ्य का उपभोग करके अपना काम करती है, वह सत्ता कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी कि सत्ता की साझेदारी क्या है। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। यानी जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो वह सत्ता की साझेदारी कहलाती है। बच्चों, लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है वह है सत्ता की साझेदारी। यानी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए हम दो देशों के उदाहरणों को पढ़ेंगे, आपके बेल्जियम और श्रीलंका के, और सत्ता की साझेदारी को बहुत व्यापक ढंग से समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम बच्चों, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यानी जो बेल्जियम है वह यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, यानी यह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग की सीमाओं से लगा देश है। यानी जो बेल्जियम है वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग की सीमाओं से लगा देश है। यानी ये 4 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। बच्चों, इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी बेल्जियम की जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। ठीक है बच्चों, अब इस छोटे से देश की, यानी बेल्जियम एक छोटा सा देश है, तो इस छोटे से देश की जो समाज की जो जातीय बनावट है वो बहुत जटिल है। ठीक है बच्चों, यानी इसकी जो जातीय बनावट है वह बहुत जटिल है। बच्चों, देश की कुल आबादी का, यानी देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। कहाँ रहता है? फ्लेमिश इलाके में। फ्लेमिश इलाके में रहता है जो डच बोलता है। क्या बोलता है? डच बोलता है। यानी देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है वह फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40%, यानी शेष 40% फ्रेंच बोलता है। क्या बोलता है? फ्रेंच बोलता है। और वेलोनिया क्षेत्र में रहता है। कहाँ रहता है? वेलोनिया क्षेत्र में। वेलोनिया क्षेत्र में रहता है। और शेष जो 1% हिस्सा है वह जर्मन बोलता है। क्या बोलता है? जर्मन बोलता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी राजधानी की बात करेंगे। राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स।
अब ये तो बच्चों पूरे देश के आधार पर हो गया। अब हम राजधानी के आधार पर बात करेंगे कि राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग, यानी राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। ठीक, यानी राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और शेष 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। यानी 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। लोग डच बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान से यहाँ समझिएगा कि जो पूरे देश के आधार पर, अगर पूरे देश के आधार पर देखा जाए तो 59% हिस्सा जो कि फ्लेमिश इलाके में रहता है वो डच बोलता है। यानी देश के आधार पर सबसे अधिक संख्या इनकी हो गई। और अगर केवल राजधानी के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या अधिक है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे की हम बात करेंगे। बच्चों अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, यानी जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, यानी उनकी संख्या कम है। ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, यानी ये ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, परंतु बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी, यानी डच भाषी जो लोग हैं ये बहुत समय बाद जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ इनको प्राप्त हुआ है और ये इस स्थिति से नाराज थे। क्या थे? ये इस स्थिति से नाराज थे। बच्चे एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यानी जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनकी संख्या तो कम है लेकिन वो तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। लेकिन जो डच भाषी लोग हैं इनको बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है और वे इस स्थिति से नाराज हैं, यानी ये इस स्थिति से नाराज हैं। अब बच्चों 1950 से 1960 के दशक में, यानी 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यानी फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। कब? 1950 से 1960 के दशक के बीच में। इन दोनों समूहों के टकरावों का सबसे भयंकर रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यानी जो फ्रेंच और डच के बीच में तनाव था इसका सबसे व्यापक रूप हमको ब्रुसेल्स में दिखाई देने को मिला और यह एक जटिल समस्या थी क्योंकि अब देश के जो समुदाय हैं वो आपस में उनका तनाव उत्पन्न हो गया है और वो परस्पर विरोधी हो गए हैं। तो डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा यौन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। यानी जो डच भाषी वाले लोग थे ये संख्या में तो अधिक थे लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे और इनकी संख्या तो कम थी लेकिन ये ताकत और समृद्धि के मामले में अधिक थी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके बेल्जियम का उदाहरण। ठीक, यानी हमने बेल्जियम देश की जो जातीय बनावट थी इसको समझ लिया और इसकी प्रक्रिया को हम आगे जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा श्रीलंका की बनावट के बारे में भी देख लेंगे कि वहाँ की जातीय बनावट क्या है। तो अब हम बच्चों बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। बच्चों श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। ठीक, यानी श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। यानी इसकी आबादी कितनी है? लगभग 2 करोड़, जो कि हमारे हरियाणा राज्य के लगभग बराबर है। यानी इसकी संख्या क्या है? लगभग 2 करोड़ है, जो कि हमारे हरियाणा राज्य से
लगभग बराबर है। बच्चों इस देश में भी कई जातीय समूह के लोग हैं, यानी इस देश में भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है। किसका है? सिंघलियों का, याद रखिएगा बच्चों, सिंघलियों का। यानी सबसे प्रमुख सामाजिक समूह किसका है? सिंघलियों का है। ठीक, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। यानी जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। ठीक, यानी अगर इनको देखा जाए तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है, और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, यानी आबादी इनकी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। फिर अब किसका नंबर आता है? तमिलों का। किसका नंबर आता है? तमिलों का। बच्चों जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18%, यानी इसके आधार पर बहुत ही कम, यानी इनकी जनसंख्या कितनी है? लगभग 18%। बच्चों तमिलों में भी 2 समूह हैं। कितने समूह हैं? 2 समूह हैं। एक है श्रीलंकाई, एक है श्रीलंकाई तमिल, और दूसरे हैं भारतीय मूल के तमिल। कौन है? भारतीय मूल के तमिल। यानी एक है श्रीलंकाई तमिल, यानी इनकी जनसंख्या है 13%, और दूसरा है भारतीय मूल के तमिल, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। ठीक है बच्चों, यानी जो भारतीय मूल के तमिल हैं ये औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक, अब ज़्यादातर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, यानी जो सिंहली भाषी लोग हैं ये क्या है? ज़्यादातर बौद्ध है, यानी इनका धर्म क्या है? बौद्ध। ठीक, जबकि तमिल भाषी लोग, यानी जो तमिल भाषी लोग हैं इसमें से कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम हैं। ठीक, यानी जो ज़्यादातर सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू एवं मुसलमान हैं। और श्रीलंका की आबादी में 7% लोग ईसाई हैं, यानी श्रीलंका की आबादी के 7% लोग जो हैं वे ईसाई हैं। क्या है? ईसाई हैं, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी ये क्या है? दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिंहली और तमिल। ठीक है बच्चों, तो इतना समझिए। इसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ठीक है।